हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिंदी कोड क्लास। तो इस पहले लेक्चर में हम जानेंगे कि जावा क्या है, ये इतनी पॉपुलर क्यों है, और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि जावा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, किन किन एप्लीकेशन को बनाया जा सकता है जावा के थ्रू। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि जावा के अलग अलग प्लेटफॉर्म और वर्जन कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम समझते हैं जावा क्या है। तो जैसे कि यहाँ डिफिनेशन मैंने लिख रखी है कि जावा हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जैसे हाई लेवल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो हम एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाई लेवल की कि हाई लेवल क्या है। तो देखिए, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बेसिकली दो तरह की होती है। एक है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, और सेकेंड है हाई लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज है इसके अंदर क्या आता है, मशीन लैंग्वेज। ठीक, मशीन लैंग्वेज कैसे होती है, 11000101, मतलब 0011 यही होता है, 1 और 0 इसी का कॉम्बिनेशन होता है मशीन लैंग्वेज में। ये लैंग्वेज सिर्फ मशीन को ही समझ में आ सकती है। ह्यूमन के लिए ये बहुत टफ, क्या है, बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। अगर आपको दे दिया जाए 0101 पूरी फाइल में और बोला जाए कि इस फाइल में ये बताओ कि इस सिस्टम को क्या इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, तो शायद ये बताना इम्पॉसिबल है। साथ ही एक और लैंग्वेज होती है जिसको असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज के बहुत ही करीब होती है। यहाँ पे सेकेंड लेवल पे हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आती हैं। ये बेसिकली इनका सिंटेक्स कैसा होता है, इंग्लिश में इनका सिंटेक्स होता है, मतलब इंसानों के थ्रू इसको समझा जा सकता है। बट ये लैंग्वेज क्या है, मशीन को समझ में नहीं आती। मशीन केवल 0 और 1 की लैंग्वेज ही जानती है। तो उसके लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर जैसी चीजें हैं जो मशीन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करती है। जैसे पॉपुलर सिंटेक्स है system.out.println, और यहाँ पे मैं लिख दूं हेलो वर्ल्ड। ये सिंपल जावा का एक सिंटेक्स है। ये काम क्या करता है, जो भी हम यहाँ ब्रेसेस के अंदर कुछ भी लिखते हैं वो स्क्रीन में या कंसोल में प्रिंट हो जाता है। तो ये हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सिस्टम लिख रखा है, आउट है, println है, हम लोगों के द्वारा समझा जा सकता है कि क्या लिखा है। ठीक, बट अगर मैं इसी जगह पे आपको 010101 करके कुछ लिख दूं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका क्या मतलब है। ठीक, अब बाद में इसको कंपाइलर एंड जेवीएम, ये जावा की टेक्नोलॉजी है, इसमें कंपाइलर और जेवीएम दोनों का काम होता है। बाकी कुछ लैंग्वेज में केवल कंपाइलर ही यूज होता है, जैसे सी लैंग्वेज हो गया, और भी बहुत सारी लैंग्वेज है जिसमें केवल कंपाइलर का ही यूज है, बट जावा में कंपाइलर और जेवीएम का यूज है। अभी मैं बताऊंगा आगे कैसे ये काम करता है। तो ये क्या करता है, ये इस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। आप इस तरह से समझिए कि आप हो और आपको आ रही है हिंदी, और एक दूसरा बंदा है उसको केवल इंग्लिश आती है। ठीक है, और आपको कुछ इसको इंस्ट्रक्शंस देने हैं, कुछ बात करनी है, तो आप कैसे करोगे, आप हिंदी में बोलोगे, इसको समझ ही नहीं आएगा। ये कुछ बोलेगा तो इसको समझ नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, एक तीसरे बंदे को रखोगे। ये बंदा है ट्रांसलेटर। ये क्या करेगा, आपकी लैंग्वेज को ये ट्रांसलेट करके इंग्लिश में इसको बोल देगा। यही काम करता है कंपाइलर और जेवीएम। तो ये जो कंपाइलर मैं बोल रहा हूँ ये भी एक ट्रांसलेटर का काम होता है। इसको ये लैंग्वेज भी आती है, ये लैंग्वेज भी ये समझता है। इसको पता है कि अगर कोई हिंदी में बात कर रहा है तो उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेम चीज होती है जावा में। हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी चीज लिखते हैं, इसको कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट करता है, और इसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, इसलिए जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब यहाँ पे ये दूसरी टर्म्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो एक बार इसको भी समझते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, इसको हम ओप्स भी बोलते हैं। ये क्या है, ये एक पैराडाइम है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम क्या है, एक पैराडाइम है। पैराडाइम मतलब आप ऐसे मान लो कि ये एक लिखने का तरीका है, एक कोड लिखने का तरीका है। अब इसमें कैसे लिखते हैं कोड, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मेन कॉन्सेप्ट है कि जो हम कोड लिखेंगे वो या तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगा या क्लास की फॉर्म में होगा। ठीक, जो भी चीजें हैं जावा के अंदर वो या तो ऑब्जेक्ट है या क्लास है। जो भी हमें चीज लिखनी है क्लास के अंदर लिखनी है, और क्लास के अंदर क्या लिखनी है, ऑब्जेक्ट
ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं, क्या? एक होती है प्रॉपर्टी और एक होती है एक्शन। ये दो चीजें मिलके ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। मतलब अगर किसी चीज में प्रॉपर्टी है और एक्शन है तो वो ऑब्जेक्ट है। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, रियल वर्ल्ड एंटिटी है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जावा में ये ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। मान लो एक पेन है या कार है या कुछ भी मान लो, ये सारी ऑब्जेक्ट हैं। मान लो एक कार ही मान लो, कार का एग्जांपल लेते हैं। उसमें प्रॉपर्टी है और एक्शन है। प्रॉपर्टी में क्या है? प्रॉपर्टी में कार का कलर है, मॉडल है, प्राइस है, ये प्रॉपर्टी हो गई। और इसका एक्शन क्या है? इसका एक्शन है जैसे ब्रेक, स्टार्ट, स्टॉप, ये एक्शन है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ रूल हैं जिस पे काम करके हम अपनी प्रोग्रामिंग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं। जैसे कि हम कोड के अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा क्लास, सेकंड नंबर पे है ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। अभी मैं जो अपकमिंग ट्यूटोरियल होंगे तो इन सब का एक अलग अलग लेक्चर होगा। इनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मेन पिलर्स भी बोलते हैं। क्लास क्या है? क्लास मतलब होता है ब्लूप्रिंट है। मान लो कि कार का एक ब्लूप्रिंट है और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? इस ब्लूप्रिंट के थ्रू रियल में एक कार बनाना, ये हो गया ऑब्जेक्ट। इस ब्लूप्रिंट की हेल्प से एक रियल की कार को हमने बनाया, वो है ऑब्जेक्ट। तो ये कार हमने रियल की बना ली। रियल की कार कैसे बनती है? ये मैंने आपको बताया, दो चीजों से बनती है। जब कार में प्रॉपर्टी आ जाए और कार के अंदर एक्शन आ जाए तो समझ लो कि ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो ऑब्जेक्ट की पहचान ये है कि ये रियल वर्ल्ड एंटिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमने ब्लूप्रिंट से एक रियल वर्ल्ड एंटिटी बना दी कार को, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के थ्रू ही ये पॉसिबल है। अब है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? जब एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है, वो इनहेरिटेंस हो गया। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वैसे ये लाइन समझ में अभी नहीं आई होगी जो फ्रेशर्स, जिनके लिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ है अभी, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को अलग से पढ़ाऊंगा तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो ये हमारी एक कार थी, ये हमने अभी बना ली, बट फ्यूचर में हमें क्या चाहिए? एक और कार चाहिए, बट ये सेम कार नहीं, हमें एक चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कार, ई कार। बट हम कार बना चुके हैं तो हमने बहुत सारी चीजें बनाई होंगी कार की, जैसे हैंडल बनाया होगा, ब्रेक बनाए होंगे, एक्सीलेटर बनाया होगा, सीट्स बनाई होंगी, बहुत सारी चीजें बनाई होंगी। तो उन चीजों को हमें दोबारा यहाँ बनाना पड़े, ऐसा सही नहीं है। तो जावा क्या करता है? जावा के पास एक बहुत ही अच्छा फीचर है। वो क्या करता है? जो हम पहले बना चुके हैं चीजें, वो उन चीजों को इनहेरिट करके दूसरी क्लास में हम यूज करा देते हैं। तो इस वजह से हमारा टाइम भी बचता है, कोड भी बचता है। तो ये चीज हो गई इनहेरिटेंस की। अब बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कैप्सुलेशन, ये चीज आपको कैप्सूल जैसे आपने देखा होगा, तो यहाँ पे अलग अलग तरह की मेडिसिन भरी होती है। तो ये होता है कैप्सुलेशन, मतलब दो या उससे अधिक चीजों को साथ में बाइंड करना। अब यहाँ जावा में क्या बाइंड होता है? जावा में बाइंड होता है डेटा और एक्शन। इसको भी हम आगे डिटेल में समझेंगे। ये कार के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि क्या है। अच्छा, मैंने अभी एग्जांपल ही नहीं बताया। तो तुम मान लो ये वही कार है, तो इस कार के अंदर हमने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, जैसे इसका ब्रेक, क्लच और एक्सीलेटर और सीट बेल्ट। इस कार के अंदर ही है वो सारी चीजें। तो मतलब हमने वो बाइंड कर रखी हैं क्लास के अंदर ही। सेम चीज होती है कोडिंग में, बहुत सारी चीजों को हम एक ही क्लास के अंदर एक ही जगह पे बाइंड करके रखते हैं, वो होता है हमारा इनकैप्सुलेशन। अब है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? एक ही चीज को कई तरीके से दिखाया जाए। मतलब एक कोड है, मान लो 2 नंबर ऐड करने हैं, बट 2 नंबर ऐड हम कई तरीके से कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। मान लो कार में एक एक्शन है, एक फीचर है ब्रेक का। अब एक बंदा ट्रक ले आया, इस ट्रक में भी वही फीचर है ब्रेक का। कर दोनों सेम ही चीज रहे हैं, ब्रेक ही लगा रहे हैं, बट इसमें ब्रेक लगाने का तरीका अलग है और इसमें ब्रेक लगाने का तरीका अलग है।
तो सेम चीज होती है कोड के अंदर भी। तो इसीलिए कहते हैं जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सारा कोड ऑब्जेक्ट और क्लास बेस पे ही होता है, और ये कुछ रूल हैं, कुछ पिलर्स हैं जो जावा के अंदर फॉलो होते हैं। इस वजह से जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तीसरा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो अब ये क्या होता है, तो इसके लिए पहले हम समझते हैं कि जावा एग्जीक्यूशन का फ्लो क्या होता है, तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो जावा एग्जीक्यूशन फ्लो इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लो आपके पास एक जावा का कोड है, इसके अंदर सोर्स कोड लिखा है, ठीक है, ये फाइल जावा की है, इसका नाम है helloworld.java। अब ये फाइल बनी, इसके बाद इसको हम करते हैं कंपाइल विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। जब ये कंपाइल होती है तो एक नई फाइल बनती है और उसका नाम helloworld.class। इसके अंदर भी कुछ कोड है, बट ये सोर्स कोड नहीं है, ये चेंज हो गया है। अब यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान देने लायक है। जो ये हेलो वर्ल्ड है, ये सेम ये हेलो वर्ल्ड नहीं है। जो कंपाइलर इस सोर्स कोड को कंपाइल करके हमें फाइल देगा, वो क्या होगा, वो होगा क्लास का नाम। अगर हमारे कोड के अंदर 3 क्लासेस हैं, मान लो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तो ये कंपाइलर कंपाइल करने के बाद हमें 3 फाइल बना के देगा, एक a.class, b.class और c.class। जैसा क्लास का नेम होगा वही यहाँ पे फाइल का भी नेम होगा, इसका एक्सटेंशन होगा वो क्लास होगा, और जो हमारा सोर्स कोड है उसका एक्सटेंशन होगा .java। इसको बोलते हैं बाइट कोड, ये हमारा बाइट कोड। अब इस बाइट कोड को हम JVM के थ्रू, ठीक, JVM में बहुत सारी चीजें प्रोसेस होती है, प्रोसेसिंग होती है इसमें, और फाइनली इंटरप्रेटर के द्वारा ये रन होता है, और रन होने के बाद ये आ जाता है मशीन लैंग्वेज, मतलब 0101 के फॉर्म में। ये है पूरा एग्जीक्यूशन फ्लो जावा का। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये जो है हमारा बाइट कोड, जो ये फाइल है, ये है हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये फाइल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब इस फाइल को हम किसी भी प्लेटफॉर्म में, वो चाहे विंडो हो, चाहे वो लाइनेक्स हो, या फिर वो मैक हो, या फिर और दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे प्लेटफॉर्म बोला गया है, उन सब में ये रन हो सकती है, किसी एक पे डिपेंड नहीं है, इसलिए ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब ये जो हमने सोर्स कोड यहाँ पे ये जो कोड लिखा था, ये मान लो हमने विंडो मशीन पे लिखा है। विंडो मशीन में लिखने के बाद हम चाहें तो ये कंपाइल करने के बाद इस क्लास फाइल को, इस बाइट कोड को हम लाइनेक्स में भी रन करा सकते हैं, मैक में भी रन करा सकते हैं। बट दूसरी लैंग्वेजेस जैसे C++ में ऐसा नहीं है। अगर आप C या C++ का कोड लिख रहे हैं और ये विंडो में लिख रहे हैं आप, तो आप विंडो मशीन में ही इसको रन करा सकते हैं, दूसरी मशीन में रन नहीं होगा। अगर आपको ये मैक में रन कराना है तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको मैक मशीन में दोबारा से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी और फिर वहां पे आपको रन करना पड़ेगा। बट जावा के साथ ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जावा में एक लाइन बहुत ही फेमस है, वोरा। इसका क्या मतलब होता है, राइट वंस रन एवरीवेयर। आपको एक बार कोड लिखना है और आपको रन कहीं भी आपको करा देना है, किसी भी मशीन पे आप रन कराइए। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना, जो ये JVM है, ये सारे प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग होता है। अगर आप विंडो में है तो विंडो के लिए अलग आपको इंस्टॉल करना है, और लाइनेक्स से तो उसका अलग होगा JVM, मैक का अलग होगा, और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो तो उनके लिए जो JVM है वो अलग होगा, और इन पे JVM होना चाहिए। JVM कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर है, इसका फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। तो ये एक वर्चुअल मशीन है जो जावा को रन करती है। तो ये तो सब में अलग अलग होगा, बट जो ये फाइल है इसकी वजह से जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंटरव्यूअर बहुत बार कंफ्यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ के। मतलब कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको उसी मशीन पे रन करना है जिस पे आपने कोड लिखा है। अगर ऐसा होता तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज होती, इसलिए जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोला जाता है। अब आप
समझ गए होंगे, क्लियर होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जावा को सन माइक्रो सिस्टम ने 1995 में बनाया था। सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी थी जिसने जावा को डेवलप किया था। बाद में लैंग्वेज को ओरेकल ने एक्वायर कर लिया था और उसके बाद से जो जावा के जितने भी रिलीज वर्जन है वो ओरेकल ही करता है। बेसिकली ये ओरेकल एक कंपनी है जो यूएस में है, इसका हेड ऑफिस। तीसरा मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है जेम्स घोसलिंग, फादर ऑफ जावा है। जावा को इन्हीं ने बनाया था, मेन ये थे, बाकी इनकी टीम भी थी। पहले जावा का नाम जावा नहीं था, इसको ओक नाम दिया गया था। ओक नाम की पहले से एक रजिस्टर्ड कंपनी थी, जिस वजह से इसको ओक नाम से रजिस्टर्ड नहीं करा सके। इस वजह से काफ़ी नाम और सजेस्ट हुए थे, बट फाइनल जो नाम बाद में लिया गया वो जावा लिया गया। अब हम बात करते हैं कि जावा के थ्रू किस किस तरह के एप्लीकेशन हम डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नाम आता है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या होते हैं? तो ये ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो आपके कंप्यूटर पर इंडिपेंडेंटली चलते हैं, जैसे कैलकुलेटर, नोटपैड हो गया, टैली हो गया, कोई डेस्कटॉप बिलिंग सॉफ्टवेयर हो गया। तो इनको बनाने के लिए जावा कोर का यूज करते हैं। AWT और स्विंग भी यूज होता था और अभी जो चल रहा है वो जावा FX ही है। तो इस टाइम पे जावा टेक्नोलॉजी के अंदर जावा कोर और जावा FX यूज होता है। दूसरे नंबर पे है वेब डेवलपमेंट। वेब एप्लीकेशन और इंटरप्राइज एप्लीकेशन दो में जावा का सबसे ज्यादा यूज होता है। सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए और इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। तो वेब एप्लीकेशन क्या होते हैं? ये ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो किसी ब्राउजर पर चलते हैं, जैसे जीमेल हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, फेसबुक। इनको बनाने के लिए जावा के पास बहुत ही लेटेस्ट फ्रेमवर्क लाइब्रेरी हैं, जैसे JSP, स्प्रिंग, सर्वलेट, हाइबरनेट भी यूज होता है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा इंटरप्राइज एप्लीकेशन। तो इंटरप्राइज एप्लीकेशन क्या है? जैसे हम बात करें बैंकिंग सॉफ्टवेयर हो गया, ERP सिस्टम हो गए, ऐसे भी बोला जा सकता है कि जो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, जैसे बैंकिंग के सॉफ्टवेयर हो गए, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होते हैं, तो वो इंटरप्राइज एप्लीकेशन आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें सिक्योरिटी मस्ट है, तो उनके लिए जावा को ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि जावा ही दुनिया की सबसे पावरफुल और सिक्योर लैंग्वेज है। इसको बनाने के लिए जो यूज होता है, जो टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी यूज होती हैं, वो जावा डबल ही है। इसको जकार्ता डबल भी अब बोला जाने लगा है। इसके अलावा स्प्रिंग बूट और EJB भी इसमें यूज होती हैं। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन क्या है, इसको समझते हैं। एंड्रॉयड फोन में जो ऐप चलते हैं उसे ज्यादातर जावा या कोटलिन में ही बनाया जाता है। ठीक, जावा मस्ट है, अभी भी कोर लैंग्वेज है। तो अगर आपको कोटलिन नहीं आती या नहीं सीखनी, तब भी सिर्फ आप अगर जावा यूज करते हैं, जावा में ही ऐप बनाते हैं, तो आपके परफेक्ट ऐप बन के तैयार हो जाएंगे। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी जो ऐप हैं, जैसे आप व्हाट्सएप, पेटीएम का जो पुराना वर्जन था, वो सारी जो एप्लीकेशन है, जो ऐप हैं, वो जावा के थ्रू ही बनाई गई हैं। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो एक तो होती है एंड्रॉयड SDK। मैं इधर लिख देता हूँ, तो एक बार आपको अगर आप नोट बना रहे हो तो उसके लिए आपको सहूलियत रहेगी। और दूसरा हमारा यूज होता है जावा प्लस XML। फिर आता है हमारा एम्बेडेड एप्लीकेशन। ये वो सिस्टम्स होते हैं जो किसी हार्डवेयर डिवाइस के अंदर चलते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, स्मार्ट TV, सेटअप बॉक्स। इसके अंदर हम यूज करते हैं वो जावा ME है, माइक्रो एडिशन। जावा ME के जो टूल हैं वो ही यूज होंगे। तो अगला है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन अलग अलग कंपोनेंट या सर्वर पर रन होकर आपस में कनेक्ट रहते हैं, यानी नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन अगर आपको बनाना है तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन से ही पॉसिबल है। इसमें जो टेक्नोलॉजी, जो टूल यूज होता है वो RMI क्या होता है? रिमोट मेथड इन्वोकेशन होता है। और कोरवा भी यूज होता है, स्प्रिंग क्लाउड भी बहुत जगह यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है अब तो। बट अभी भी लाखों ऐसी डिवाइसेस होंगी, ऐसे
एप्लीकेशन होंगे जो कोरबा और RMI के थ्रू डेवलप हुए हैं और अभी चल रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जावा के प्लेटफॉर्म्स या इनको एडिशंस भी बोलते हैं। तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म और एडिशंस हैं? 4 एडिशंस में डिवाइड किया गया है पूरे जावा को। सबसे पहले जावा एसी को जावा स्टैंडर्ड एडिशन भी बोलते हैं। जावा का कोर वर्जन होता है ये, इसी के अंदर सारा बेसिक्स जावा प्रोग्रामिंग, ऊप्स, कॉन्सेप्ट, लूप्स, क्लासेस, एक्सेप्शन, कलेक्शन, ये सब कुछ जावा एसी के अंदर ही होता है। इसके थ्रू जो कोर जावा के कॉन्सेप्ट हैं, जैसे अभी हम स्टार्टिंग में बेसिक्स प्रोग्राम बनाएंगे, बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे और बेसिक एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे, वो सब जावा एसी के थ्रू पॉसिबल हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारी जो कोर लाइब्रेरी हैं, कोर कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक्स हैं, जो वो सब जावा एसी में है। उसके बाद आता है हमारा जावा डबल ई। ये जावा इंटरप्राइज एडिशन है, इसको जाकर्ता डबल ई भी कहते हैं। जावा डबल ई एक एडवांस एडिशन है जो वेब बेस्ड और इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन को बनाता है। इसमें जावा एसी के साथ साथ एडिशनल एपीआई और लाइब्रेरी भी हमें मिल जाती हैं, जिसकी वजह से वेब ऐप और इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाना इजी हो जाता है, फास्ट हो जाता है। कोई बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाना है, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है या कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाना है, तो ये जावा डबल ई के थ्रू ही पॉसिबल है। इसमें सर्वलेट, जेएसपी, ईजेबी, वेब सर्विस, स्प्रिंग, हाइबरनेट, इन सब चीज़ों का यूज होता है। उसके बाद आता है जावा एमई मतलब माइक्रो एडिशन, जो मोबाइल फोन की कोडिंग करते हैं, जो ऐप बनाते हैं हम, वो भी जावा एमई एडिशन के अंदर ही आता है। इसके अलावा इसमें एम्बेडेड सिस्टम, स्मार्ट डिवाइसेस, सेटअप बॉक्स की जो कोडिंग होती है, सेटअप बॉक्स जैसे चलता है, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है, जो कोडिंग है, वो भी जावा के थ्रू ही पॉसिबल है। और लास्ट है हमारा जावा एफएक्स। तो जावा एफएक्स पहले जावा एसी के अंदर ही था, बट बाद में इसको ओरेकल ने अलग एडिशन बना दिया, जावा एफएक्स। तो इसका यूज होता है जीयूआई बेस्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए। बट आज के टाइम पे इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, दूसरे ऐसे टूल्स आ गए हैं, जिसकी वजह से जावा एफएक्स कम यूज करते हैं, बट आज भी इससे छोटे सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं। जीयूआई डेस्कटॉप बेस्ड जो एप्लीकेशन है वो बनाए जा सकते हैं। और ये एक्चुअली पहले चलता था हमारे पास AWT और स्विंग। इस टाइम पे जावा एफएक्स ही यूज होता है अगर हमें जावा बेस्ड कोई डेस्कटॉप, कोई जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है। जावा एफएक्स इतना पॉपुलर क्यों नहीं है? तो इसकी डिमांड कम हो रही है, उसके कुछ कारण है। सबसे पहले है कि जो इसमें लिमिटेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। वेब और मोबाइल पर बहुत ही लिमिटेड यूज किया जाता है, सपोर्ट भी बहुत ही लिमिटेड मिलता है। इसकी जगह पे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी टूल हैं वो यूज होते हैं, जैसे फ्लूटर है, रिएक्ट नेटिव है, ये सारी चीज़ें यूज होने लग गई हैं। और जो ओरेकल ने इसको जावा एसी से अलग कर दिया है, ये भी एक बड़ी वजह है कि जावा एसी तो यूज हो रहा है, प्रॉपर यूज हो रहा है, बट जावा एफएक्स का यूज अब कम हो रहा है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना जावा क्या है, जावा के थ्रू हम कितनी तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं और कौन कौन से एडिशन होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में समझी। अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जावा एक लैंग्वेज नहीं है बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी है, जिसे सीखकर आप डेस्कटॉप, वेब, एंटरप्राइज किसी भी तरह का एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जावा के पावरफुल फीचर क्या हैं, जैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये मैं बता चुका हूँ, बट एक बार मैं फिर से एक बार आपको समझाऊंगा जब मैं जावा के फीचर्स की बात करूंगा। और जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है, तो वो कैसे सिक्योर लैंग्वेज है, सिक्योरिटी भी जावा की एक पावरफुल फीचर है, तो इसमें भी हम बात करेंगे। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से जावा इतनी पॉपुलर है और जावा में इतना काम हो रहा है। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी लर्निंग, कोड करते रहिए। थैंक यू।